वेलकम टू द यूनिक पाठशाला। आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कूलॉम्ब्स लॉ पर। कूलॉम्ब्स लॉ पे हम लोग का डिस्कशन हो चुका था। आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है, किसी भी चार्ज, आपका कोई चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड का एक ऐसा रीजन, एक वो रीजन, उसके चारों ओर का वो रीजन जहां पर कोई एक अनदर चार्ज या टेस्टिंग चार्ज को लाया जाए, तो वो चार्ज जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को क्या करे? एक्सपीरियंस करे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को क्या करे? एक्सपीरियंस करे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी भी चार्ज के अराउंड का वो रीजन जहां पर कोई अनदर चार्ज, जिसको हम लोग टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं, उसको लाने पर वो जो टेस्टिंग चार्ज है वो एक्सपीरियंस करे किसी भी फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, तो वो जो रीजन कहलाता है किसी भी चार्ज के अराउंड का, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ अ चार्ज इन विच अनदर टेस्टिंग चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर कुछ बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसकी जो होती है वो न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर होती है। ये दोनों बहुत इस्तेमाल होंगे आपके चैप्टर में, एक न्यूटन पर कूलम्ब, दूसरा वोल्ट पर मीटर। इसकी अगर डायमेंशन की बात करें, इसकी अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा, न्यूटन का होता है mLT माइनस का 2, चार्ज आपका होता है 80, सबको ऊपर भेजा जाएगा तो हो जाएगा mLT माइनस का 3, a माइनस का 1। ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा mLT माइनस 3, a माइनस का 1। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको पता है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी ना। तो पहले मैग्नीट्यूड पर बात कर लेते हैं। इसके मैग्नीट्यूड के लिए एक चीज आता है निकालने के लिए, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? इसको भी हम लोग वही है, हमारा ई से ही डिनोट करते हैं। ई क्या कहता है? ये जो टेस्टिंग चार्ज है, इस पर जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन है, और इसी का जो चार्ज है, इन दोनों का जब रेशियो निकाला जाएगा, इन दोनों का जब रेशियो निकाला जाएगा, तो इसके अराउंड का हमको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच की मान ले डिस्टेंस कितनी है? r। तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन का r स्क्वायर। इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो ये हमारा आ जाएगा E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन का r स्क्वायर अपॉन का Q नॉट। ये Q नॉट इस वाले Q नॉट को मार देगा। E की वैल्यू जो बचेगी, E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का r स्क्वायर। ये आपका निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। और ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां से अगर हम देखें तो E हमारा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? 1/r स्क्वायर पे। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाती है? घटती जाती है। अगर r टेंड्स टू इनफाइनाइट होता जाएगा तो E किधर जाएगा? E टेंड्स टू 0। और अगर r टेंड्स टू 0 जाएगा तो E कहाँ निकल जाएगा? E टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये हमारा आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें
अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमारा ई वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 क्यू आर कैप अपॉन का आर क्यूब वेक्टर का होल। ये आपका क्या निकल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ वेक्टर फॉर्म। अगर आपके पास मान लो मल्टीपल चार्जेस हैं, क्या है, मल्टीपल चार्जेस हैं, फॉर मल्टीपल चार्जेस, तो किसी पॉइंट पर आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लो यहाँ पर कोई आपका कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पर कहीं क्या है Q2 है, इधर कहीं क्या है Q1 है, यहाँ कहीं पर आपको निकालना है। हाँ, ये वाली डिस्टेंस आप मान लो कंसीडर कर लो R1 है, ये वाली डिस्टेंस कंसीडर कर लो R2 है, ये वाली क्या है Rn है। तो यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हो जाएगा E1, इसके कारण हो जाएगा E2 और इसके कारण हो जाएगा E3। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें मल्टीपल चार्जेस का, तो ई नेट जो होगा, ई नेट जो वेक्टर होगा वो बराबर होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट 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 डॉट, ये En वेक्टर तक जाता रहेगा। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म की तरह, वेक्टर की तरह जोड़ सकते हैं। इनको हम लोग वेक्टर की तरह जोड़ लेंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा किसी भी पॉइंट पर। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर। हाँ, थोड़ा सा अभी मैग्नीट्यूड पर बात करनी है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शन पर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए हमें पास एक चीज होनी चाहिए, एक चीज हमको पता होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनें होती क्या हैं? अगर मान लो कोई चार्ज आपके पास है, ये किसी भी चार्ज सरफेस से कुछ इमेजिनरी लाइन निकलती हैं जो कि चार्ज से सरफेस से निकलकर इन्फिनाइट तक जाती है, जो कि चार्ज सरफेस से निकलकर कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनाइट तक जाती हैं, ऐसे निकला करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की खास बात क्या होती है, ये किसी चार्ज सरफेस से निकलकर इन्फिनाइट तक जाती हैं, वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनें जो होती हैं, ये हरदम क्या होंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइनें सरफेस से निकलकर इन्फिनाइट की तरफ जाएंगी, सरफेस से निकलकर इन्फिनाइट की तरफ जाएंगे। और अगर यही चार्ज आपका निगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो ये जो फील्ड लाइनें हैं, ये फील्ड लाइनें इन्फिनाइट से आके कहाँ आएंगी, चार्ज की सेंटर की तरफ आएंगी। इनकी खास बात क्या होगी, इन्फिनाइट से सरफेस की तरफ आ रही होगी। ये इनकी थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की। ये तो आपको पता है, ये सरफेस से निकलकर इन्फिनाइट तक जाएंगी या इन्फिनाइट से निकलकर सरफेस तक आएंगी। दूसरी खास बात क्या होगी, ये आपका क्या होंगी, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी। अगर इसी सरफेस, यही फील्ड लाइनों पर, फोर्स लाइनों पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर हम खींचें, परपेंडिकुलर लाइन खींचें, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसी भी इंटेंट पर, किसी भी फोर्स लाइन पर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन जब भी ड्रॉ करोगे तो वो किसको शो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज से बाहर की तरफ, चार्ज से बाहर की तरफ। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज से अंदर की तरफ। तो ये ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ऐसे क्या निकालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। इसके थ्रू हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कहा जाता है कि मान लो आपके पास कोई दो चार्जेस हैं, ये आपका Q1 है, ये आपका क्या है, कोई Q2 है।
दो चार्जेस आपके पास हैं Q1 और Q2। क्वेश्चन आता है इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये जो लाइन है ना, चार्ज को मिलाने के लिए जो लाइन है, इसके किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, ये आपको बताना होता है। तो मान लो ये आपको दोनों आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लो ये वाली डिस्टेंस आप कितनी है r, टोटल डिस्टेंस कितनी है r। मान लो कि आप इससे x डिस्टेंस पर जब जाते हो तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलती है 0। ये वाली डिस्टेंस क्या मान लो x। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दोनों क्या हैं पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हैं पॉजिटिव हैं। तो आपको पता है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा, मान लो E2 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर की तरफ जाएंगी जो कि क्या है E1 है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब है कि E1 E2 माइनस का E1 जब करोगे तो वो क्या आएगा 0। इसका मतलब है कि E2 जो होगा वो E1 के क्या होगा बराबर। अगर हम E1 की बात करें, E1 की देखो ये पूरी डिस्टेंस r थी, इतनी हमने x मानी तो बची हुई r माइनस का क्या हो जाएगा x। अगर हम E1 की वैल्यू निकालें तो वो आपकी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का x स्क्वायर। E2 की वैल्यू निकालें तो E2 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का r माइनस Q1 था r माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों वैल्यू रख दो, रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन का x स्क्वायर। 1/4 पाई से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आ गया, इसको इधर, इसको इधर। x स्क्वायर अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर जो आएगा वो बराबर होगा Q1 अपॉन Q2 को। इस पर आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपका है कि आपके पास कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई आपके पास कैसा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है ए और ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए और ए। यहाँ पर कोई आपका Q रखा हुआ है पॉजिटिव का, यहाँ पर Q रखा हुआ है कोई पॉजिटिव का, और यहाँ पर कोई एक निगेटिव चार्ज रखा हुआ है Q। इन तीनों के कारण किसी सेंटर पर, इसके सेंटर पर कोई एक पॉइंट, सेंटर पर आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर पर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मान लो पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी तो ये भी कहाँ होगी बाहर की तरफ, इस सॉरी हाँ बाहर की तरफ, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी अंदर की तरफ। ये तीन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। ठीक, इसका नामकरण कर दो ए बी सी, तो ये आपका हो जाएगा ई ए, ये आपका हो जाएगा ई बी, और ये क्या हो जाएगा ई सी। अगर हम देखें, क्योंकि आपको ये वाली दूरी चाह रही होगी तो ये आप एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये वाली दूरी आपके लिए क्या हो चुकी होगी a/2। ये आपका पूरा एंगल क्या होता है 60 डिग्री, तो हमने आधा कर दिया तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अगर हम ये वाला निकालें तो वो एक पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बन गया जिसका ये कोण कितना है 90 डिग्री, ये 30 है, ये आपका क्या बन गया कर्ण। हमें कर्ण ही निकालना है और ये क्या है हमारा आधार। तो हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे का कर्ण। आधार हमारा a/2 है, कर्ण हमको निकालना, कर्ण को इधर ले आओ तो कर्ण बराबर हो जाएगा a/2 अपॉन का cos 30, तो k इज इक्वल टू a/2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 मर गया, इसका मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई a/√3। इसका ये मतलब हुआ कि हमको ये बात पता चल गई कि ये वाली दूरी सेंटर से Q1 या QA और QB और QC की जो दूरी है वो कितनी है a/√3, a/√3। चलो सॉल्व करते हैं। अगर हम EA की वैल्यू निकालें तो हमको पता EA बराबर हो जाएगा, k रखते हैं 1/4 नहीं k Q अपॉन का r स्क्वायर, अपॉन का r स्क्वायर करोगे मतलब a² / का मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब EA की वैल्यू आ जाएगी 3k Q अपॉन का
ए स्क्वायर। ये आपकी ई ए की आ गई। ई बी का भी इतना ही आएगा, ई बी का भी आएगा 3k/q का ए स्क्वायर। ईसी का देखें तो ईसी का भी इतना आएगा कि खाली मैग्नीट्यूड चेंज है और तो सारा क्या है बराबर। ईसी का निकालेंगे, ईसी जो आएगा वो भी 3k/q का क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा समझो बात को। देखो ई ए इधर की तरफ जा रहा है, ई बी जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक। ई सी तो मान लो अपने सेंटर की तरफ ही जा रहा है, इधर की तरफ ऊपर की तरफ। ये वाला कोण 60, ये वाला कोण 60, 60 ई ए और ई बी के बीच का कोण कितना हो गया 120। ई ए और ई बी के बीच का कोण कितना हो गया 120। ई ए ई बी बराबर है कोण 120 है। तो आपको पता है इनको जब वेक्टर फॉर्म में जोड़ोगे तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो ईसी की तरफ ही आएगा 60 डिग्री को। जोड़ के देख लो, हाँ बल्ली लो, ई ए तथा सॉरी ई ए एंड ई बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा कितना है इन दोनों के बीच का 120। आप पाइथागोरस वो वाला लगा दो। और आप ये भी जानते हो कि ई ए बराबर क्या है ई बी, ई ए ई बी के क्या है बराबर। तो आपको पता है जोड़ने का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। रख दो सारे, ए बराबर मान लो इन दोनों को, ई के बराबर ही मान लो कि हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस का 2e स्क्वायर cos 120 की वैल्यू -1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। इसका मतलब रिजल्टेंट कितना आएगा ई ही आएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 3k/q का ए स्क्वायर। और वो रिजल्टेंट जो आएगा वो किसके बराबर होगा, वो किस एंगल पर जाएगा 60 डिग्री पर। जब दो किसी एंगल के मैग्नीट्यूड जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हों और उनको किसी वेक्टर फॉर्म में जोड़ा जा रहा हो तो इनका जो रिजल्टेंट जाता है वो रिजल्टेंट हरदम क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल के जस्ट आधा, जस्ट हाफ हो जाता है। तो इन दोनों 120 पे था तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ चला जाएगा 60 पर, और 60 पर पहले से क्या है ईसी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट और ईसी सब सारे एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो ई नेट का जो आएगा, ई नेट जो आएगा वो हो जाएगा ईसी प्लस का 3k/q का ए स्क्वायर। तो ईसी की भी वैल्यू 3k/q है तो 3 कितना हो जाएगा 6k/q का ए स्क्वायर। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन पर मान लो ये आपका ट्राइंगल ना होके इस बार आपका हो जाता है कोई स्क्वायर। मान लो आपके पास कोई एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए, जिसकी साइड क्या है ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये। क्लियर। यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, इसका नामकरण ए पहले कर दो, ए बी सी डी। ए पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, बी पर नेगेटिव रखा हुआ है, फिर सी पर पॉजिटिव रखा हुआ है, फिर डी पर क्या रखा हुआ है नेगेटिव, फिर डी पर क्या रखा हुआ है नेगेटिव रखा हुआ है। तब हम लोग बात करेंगे, ऐसा कर लो, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, और इस पर नेगेटिव, और इस पर पॉजिटिव रखा हुआ। अब ज्यादा बेहतर है, ठीक। तो आपको निकालना है इस स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर से लाइन मिला दो इसे। सबके कारण देख लो, ये पॉजिटिव है तो इसके कारण फील्ड लाइनें कहाँ जाएंगी बाहर की तरफ। ईबी है, क्या है ईबी। ईबी माइनस क्या है, माइनस के कारण अंदर की तरफ ही आएगा तो ये आपका हो जाएगा ईबी। इसके कारण देखा जाए तो इसके कारण इधर की तरफ आएगा, क्या होगा ई ए, और माइनस है तो माइनस के कारण अंदर ही आएगा ई सी। तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में ई बी जुड़ेंगे और इस डायरेक्शन में ई सी और ई ए जुड़ेंगे। और ये वाला एंगल आपको पता है ये एंगल कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90। स्क्वायर के सेंटर के डायगोनल के कारण जो एंगल बनता है वो कितना होता है 90 90 90। तो आप अब पहले ई ए ई बी ई सी निकाल लो। तो सबसे पहले तो आपको डायगोनल निकालनी पड़ेगी।
डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? देखो पाइथागोरस लगा तो ये 90 एंगल है, तो ये है, ये ए है, तो दोनों का ए स्क्वायर 2a² हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका डायगोनल आएगा √2a²। क्या आएगा? √2a ना। तो खाली सेंटर की लेंथ चाहिए तो 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो इसका मतलब आपकी आ जाएगी a/√2 ना। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस ऑफ सेंटर कितनी हो जाएगी? a/√2। सारी वैल्यू निकाल लो आसानी से। अगर आप EA निकालो तो EA को देखो Q का a² का स्क्वायर मतलब 2 ऊपर आ जाएगा a²। EB निकालो 2KQ² का a², सब इतना ही आएगा। EC निकालो तो यही आएगा 2KQ² का a²। ED निकालो तब भी इतना ही आएगा 2KQ² का a²। अब आपको पता है ये और ये जुड़ेंगे, ये और ये जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो EB और ED आपस में क्या है? तो एक ही डायरेक्शन में है, तो ये जो जुड़ेंगे और EA और EC जो जुड़ेंगे। अगर EA प्लस का EC कहा जाए तो देखो दोनों बराबर है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएगा। 4KQ² का a²। ED प्लस EB को जोड़ा जाएगा तो वो भी कितना हो जाएगा? 4KQ² का a²। 4KQ² का a²। देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। अब आपको पता है दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर हैं। इन दोनों का समेशन जब करेंगे 90 डिग्री पर, और दोनों को देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो एक शॉर्टकट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो ये वाले फॉर्मूले में देखा जाए √a² + b² प्लस का 2ab cos थीटा में, तो अगर cos 90 होगा तो पूरा 0, तो खाली बचेगा a² + b², मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अगर आप रिजल्टेंट का स्क्वायर देखो तो रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4KQ² का होल स्क्वायर प्लस 4KQ² का होल स्क्वायर। अगर खास बात देखी जाए तो 2 टाइम हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 4KQ² का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट के स्क्वायर देखिए, स्क्वायर इस वाले को मार देगा और इसके आगे क्या लगा देगा? √। तो इसका मतलब है E नेट कितना आएगा? इसके आगे √2 से मल्टीप्लाई, मतलब 4√2 KQ² का a²। ये आपका क्या निकल आएगा? रिजल्टेंट। ये आपका जब स्क्वायर वाली प्रॉब्लम हो, ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम हो। अब आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज